हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। ये आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और साथ में आपको हमारे एडुग्राम ऐप पे भी आपका स्वागत है। चलिए जी, फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अगला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अगला प्रिंसिपल है वो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सारे स्टूडेंट, सारे दोस्त, जो कुछ भी मानिए आप ध्यान से सुनिएगा। सारे लोग अब इस चैनल पे ट्यून रहे हैं, इस एडुग्राम लर्निंग पे ट्यून रहे हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस जाएंगे और एक चीज़ का प्रॉमिस है कि मैं आपका सिलेबस एकदम बिल्कुल ख़त्म करूंगा। बिजनेस स्टडीज़ का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल ख़त्म करूंगा और एकदम सही टाइम पे ख़त्म करूंगा। आपके लिए एक शानदार वीडियोस भी मैं बना रहा हूं, जो आपके लिए रिविजन्स के लिए लेकर के आऊँगा। मैराथन वीडियोस बहुत ही, सिर्फ 60 आवर्स में आप वो सारे सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। 60 आवर्स बस, और हो सकता है फिर उसके लिए फिर एक छोटा सा भी वीडियो बनाऊंगा मैं 20 आवर्स का। मतलब आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है, बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में मैं काम कर रहा हूँ और आपके लिए मेरी टीम जो है ये काम करने जा रही है। चलिए फिर ठीक है, आते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, आप लोग का सिलेबस मेरे हाथों में है, मैं ख़त्म करूँगा, टेंशन नहीं लेने का है। आगे देखिए बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की बात करते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है। एक पर्सन को स्टेबल कर दो, इनका ज्ञान ये देना है कि एक आदमी है ना, उस आदमी को ना स्टेबल कर दो। अरे कौन सा आदमी, कैसे आदमी की बात कर रहे हो तुम, स्टेबल करने की बात करो। अरे एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है ना, उसको स्टेबल कर दो। अरे स्टेबल क्यों करो बाबा, स्टेबल इसलिए करो क्योंकि उसका कोई एक टाइम पीरियड जो है ना, उसका टेन्योर जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का टेन्योर होता है, उस टेन्योर को फिक्स कर दो कि भाई साहब जैसे मान लो 2 इयर्स 3 इयर्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना है। ये खासकर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा बड़ा दिक्कत होता है, या वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कई ब्रांचेज हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेओल साहब ने ये ज्ञान दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल शुड बी देयर। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय को, जैसे मान लो आपने कोई टीचर्स को हायर किया, मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो एक टीचर्स को हायर किया, राइट। तो उस टीचर को स्टेबल करो, उसको ट्रांसफ़र इधर उधर मत करो। समझ में आ रही बात। तो टीचर को स्टेबल करोगे ताकि वो अपने इफ़िशियंसी के साथ वो काम कर पाएगा। मैं एक बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, बैंक का एग्जांपल सबसे सुटेबल होगा यहाँ पे। मान लीजिए एक बैंक है, मान लो HDFC बैंक है, या फिर बच्चा मैं मान लो एक और बैंक का एग्जांपल लेता हूँ जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। उसके एम्प्लॉय जो है बहुत सारे हैं और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, राइट। अब क्या होगा कि मान लो एक एम्प्लॉय है, मैं हूँ विकास कुमार, राइट, ओके, ये लो मैं एम्प्लॉय। अब मुझे क्या हुआ कि मुझे सबसे पहले एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई और मुझे जो है HDFC बैंक दिल्ली में हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पे बोला गया कि आपको दिल्ली में जॉब करना है। मैं 1 मंथ तक काम किया ही था, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ की चीज़ों को समझ ही रहा था। मैं अपने पूरे सारे अपना सेटलमेंट कर ही रहा था उस सिटी में, सिटी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे पास एक लेटर आ गया बच्चा, और लेटर आया और लेटर में यू आर ट्रांसफ़र टू रांची। अब मुझे रांची जाना पड़ गया। अब रांची में मैं 2 महीने काम किया ही था कि यू आर ट्रांसफ़र टू पटना, फिर ट्रांसफ़र टू झुमरी तलैया, यू आर ट्रांसफ़र टू मुंबई, यू आर ट्रांसफ़र टू कोलकाता, यू आर ट्रांसफ़र टू बेंगलुरु। क्या कर रहे हो मेरे साथ, अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ यार, मेरे को स्टेबल क्यों नहीं रहने दे रहे हो। अगर मैं स्टेबल नहीं रहूँगा तो मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाऊँगा, नहीं दिखा पाऊँगा अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक समय चाहिए, उस इन्वायरमेंट में उस चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो एक टेन्योर होना चाहिए, एक टेन्योर दो मुझे कि कहीं अगर मुझे बैठाओ, किसी काम को दो, किसी
प्रोजेक्ट को दो तो उस पूरे प्रोजेक्ट पे मुझे रखो, उस टेन्योर तक मुझे रखो, ताकि मैं अपनी इफिशिएंसी उसमें दिखा सकूं। ऐसा नहीं कि डाला और वहाँ पे ट्रांसफ़र किया और फिर फटाक से निकाल दिया, फिर ट्रांसफ़र किया फिर फटाक से निकाल दिया। एक डिपार्टमेंट भेजा, 4 दिन काम किया, दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये वाला प्रिंसिपल्स को फेवल साहब ने कहा गलत है, गलत 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 गलत। तो इसको सही क्या करना है? आ जाइए सही करते हैं। देखिए इसमें सही करते हैं ऐसे, employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency and according to FAOL. Employee turnover should be minimized. और एम्प्लॉई टर्नओवर कब होता है? जब आपके एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं और आपको लीव करके चले जाते हैं। और डिससेटिस्फाइड कब होंगे? जब आप उनको ट्रांसफ़र खेलते रहोगे। आइए देखते हैं। पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली। आप जब सेलेक्ट करते हो ना पर्सन को, तब केयरफुली सेलेक्ट करो। और जब सेलेक्ट कर लो ना और उनको कोई काम दो तो एक टाइम पीरियड तक दो। या तो तुमको ऐसे हुआ ना कि एक सेलेक्ट कर लिया किसी भी तरीके से और लाके काम करवाया, काम नहीं पसंद है तुम दूसरा जगह चले जाओ, वहाँ नहीं पसंद है तीसरा जगह। अरे भाई सेलेक्ट करते हुए देख लो ना कि तुम्हारे अनुसार है या नहीं है। एंड वंस दे आर सिलेक्टेड दे शुड बी नॉट बी मूव्ड अराउंड वेरी फ्रिक्वेंटली। उनको वेरी फ्रिक्वेंटली मूव मत कराओ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक शहर से दूसरे शहर। एंड द फर्म मस्ट मेक एफर्ट्स टू रिटेन द पर्सनल। और अपने फर्म को इस बात का एफर्ट्स करना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसे ऐसे घुमाने की वजह से वो डिससेटिस्फाइड नहीं हो, और अपने एम्प्लॉय को आप क्या कर सके? रिटेन कर सके। रिटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो है एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो क्या होगा? घटेगा। ओके देखिए यहाँ पे एक जो बंदा है, ये बंदा है अपना पूरा टेबल चेयर लेकर के तैयार रह रहा है हमेशा ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र। और ये देखिए ये जो एक फैमिली है, और कैसी फैमिली है? एम्प्लॉय फैमिली है, स्टेबल है, एक फ्लैट ले लिया है, आराम से वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क को कर रहे हैं। तो ये जो है वो क्या है? स्टेबल एम्प्लॉय है। और ये अनस्टेबल एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय कभी भी अपनी इफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा, ये एम्प्लॉय कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार ये तुम टेबल चेयर लेकर तैयार रहता है भाई, पता नहीं कब कहाँ कैसे भेज देना मुझे। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को दूर करना है इस प्रिंसिपल को फॉलो करके। अच्छा जी समझ गया सर, समझ गया सर एक बात बताओ। हाँ दोस्तों बताओ क्या करना है? अरे सर एक बात बताओ कि अगर मैं इसको फॉलो कर लूँ तो क्या फ़ायदा? एक बच्चा बोला मैं फॉलो नहीं कर रहा तो क्या नुकसान? आ जाओ दोनों पढ़ लेते हैं। ए सबसे पहले इम्प्रूव द इफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को टाइम देंगे ना अपना काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा, एक प्रैक्टिकल चीज़ को समझिएगा, जैसे मान लो कोई बंदा पटना में काम कर रहा है, पटना में, दिल्ली में काम कर रहा है, बेंगलुरु में काम कर रहा है, किसी भी जगह पे उसे भेजते हो ना तो पहले उसे उस जगह को समझने में टाइम लगता है, वहाँ के माहौल को समझने में टाइम लगता है, वहाँ के वर्किंग कल्चर को समझने में टाइम लगता है, वहाँ के कस्टमर बेस को समझने में टाइम लगता है। तो वो जो टाइम उनको दो, ऐसा नहीं कि गया और परफॉर्मेंस चाहिए और नहीं हुआ तो तुम चलो फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाओ, तो फिर वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपके एम्प्लॉय की इफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब उसको टाइम दो, थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम दो, कस्टमर को समझने दो, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझने दो, मार्केट को समझने दो, और फिर वो अपनी फुल इफिशिएंसी में काम कर सकेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स टेन्योर बनाएंगे तो ये क्या होगा? उसकी इफिशिएंसी लेवल जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कि किसी सिटी में गया, 5 साल कम से कम काम किया तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, स्टेबिलिटी हो जाता है, वहाँ की चीज़ों को समझ लेते हैं। आपको जॉब सेटिस्फैक्शन लगेगा और आप सेटिस्फैक्शन के साथ काम करेंगे। हेल्प इन रिटेनिंग गुड्स एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे एम्प्लॉय नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। अगर आप अच्छे एम्प्लॉय के साथ ये फ्रिक्वेंट वाला जो है ट्रांसफ़र का गेम खेलेंगे तो आपका एम्प्लॉय कभी भी आपके यहाँ नहीं टिकेगा। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं। जनरेट्स इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। जब ऐसा आप नहीं करेंगे, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र करेंगे ना तो एम्प्लॉय के अंदर इनसिक्योरिटी हो जाता है कि पता नहीं यार, मैं या तो मैं ठीक नहीं हूँ या तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके अंदर जो है ना वो इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी आएगी कि अरे यार पता नहीं मुझे काम करने नहीं आ रहा है, लग रहा है मुझे कंपनी कभी भी निकाल देगी, इतना ट्रांसफ़र दे रही है, पता नहीं क्या होगा। और फिर वो ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देगा। वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ, आपके साथ सेटिस्फैक्शन के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करना नहीं चाहेगा और वो काम ढूंढना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम है। फिर क्या है? एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय का ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन से कम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट जो है एम्प्लॉय पे कम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये अराइज होने लगेगी। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय जब कुछ
इरिटेट हो जाएगा, एम्प्लॉय जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, एम्प्लॉय जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो बोलेगा यार लो हमारा रिजिग्नेशन, भागो, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम होगी। हैवी रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस, और जब एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का तो खर्चा देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको एडवर्टीजमेंट डालना पड़ेगा कि लोग आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है दोस्तों हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो दोनों बच्चों का जवाब मैंने दे दिया। एक बच्चा ने पूछा था सर मैं फॉलो करूंगा तो क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा बच्चा, और एक बोला मैं नहीं करता मैं, तो ये नुकसान सह लो, ये नुकसान क्या कर लो, सह लो। समझ में आ रही बात? ओके जी, चलो सर एक एग्जाम्पल बता दो ना सर। आ जाओ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ इधर। A typist is shifted from production department to the purchase department and then to the other department within a span of 4 months. 4 महीने के अंदर एक टाइपराइटर को जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने घुमा दिया। वो टाइपराइटर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, बोले यार क्या कर रहे हो मेरे साथ, या तो मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ या तो तुम ठीक से करवा नहीं पा रहे हो। वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा और वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम अराइज होगी। बच्चे आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा। मेरे सारे फ्रेंड्स, दोस्त, जो कुछ भी हैं आप लोग, जो कुछ भी मैं कह सकता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टॉपिक जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगला जो है हमारा प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे, दैट इज़ इनिशिएटिव, राइट। और उसके बाद एक और छोटा सा प्रिंसिपल है जिसको हम लोग अगले में डील करेंगे, द स्प्रिट द कॉप्स। 2 लेक्चर्स और लगेंगे और हमारे 2 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा बात? चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल्स को सपोर्ट करिए, आप हमारे एडुग्राम लर्निंग ऐप को सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हम दोनों का एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप हमारे लिए करें और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।